हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर क्लास में। आज की करंट अफेयर क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल कल डीआरडीओ ने नाग मिसाइल का परीक्षण किया है और यह नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण था। तो यह टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसका डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है वह नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण ही रहने वाला है। इसके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वह है हमारा ब्लू डॉट नेटवर्क। दरअसल क्या हुआ है कि भारत को ब्लू डॉट नेटवर्क के अंदर सदस्यता लेने के लिए, शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इस टॉपिक को भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बिना देर किए अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी नाग मिसाइल का परीक्षण हुआ इसको समझ लेते हैं। तो कल क्या हुआ, कल नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट को अब तक तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से जान चुके हैं क्योंकि हम लगातार इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। तो डिपार्टमेंट फिर दोबारा वही है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ ने कल नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है और यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। परीक्षण कहाँ हुआ, राजस्थान के पोखरण में हुआ है परीक्षण। और इसके जुड़ी हुई और जो बातें हैं वह समझ लेते हैं। तो परीक्षण कब हुआ, 22 अक्टूबर को, यानी कि कल किया था, लेकिन यह परीक्षण कल सुबह 6:45 पर किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या होता है कि जब इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है, समय वगैरह भी देखा जाता है। तो इसलिए यह जो परीक्षण है यह 22 अक्टूबर को किया गया, 6:45 पे कल सुबह पोखरण रेंज में किया गया। वहीं वहां पर यह एक्चुअल वॉर हेड के साथ यह परीक्षण वहां इन लोगों ने किया और यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। तो इस प्रकार से इन लोगों ने इस परीक्षण कर लिया है। वहीं यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यह जो नाग मिसाइल है, नाग मिसाइल क्या है, नाग मिसाइल एक ATGM है, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मुख्य रूप से इसको टैंकों को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया था। एंटी टैंक का मतलब समझते हैं हम, एंटी टैंक है यानी कि टैंक्स की एंटी है, कहीं ना कहीं टारगेट करेगी टैंक्स को खत्म करने का काम ये करेगी। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो होती हैं वह इस प्रकार से ही काम करती है। वहीं साथ ही क्या हुआ, कल का जो यह परीक्षण किया गया था, यह परीक्षण भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। खास क्यों है, क्योंकि इस मिसाइल को एक टैंक से ही लॉन्च किया गया था। भारत में एक पुराना स्वदेशी निर्मित टैंक था, उससे इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। वहीं इस मिसाइल का जो टारगेट था वह भी एक टैंक ही था। तो जब इस मिसाइल को लॉन्च किया गया और जो टारगेट के लिए टैंक रखा हुआ था, उस टारगेट को इस मिसाइल ने जाकर के पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, जिससे पता लगा है कि यह मिसाइल का जो परीक्षण था यह अंतिम परीक्षण था और यह अंतिम परीक्षण पूरी तरह से सफल है। यह मिसाइल अपने सभी मानदंडों पर, सभी मानकों पर खरी उतरती है। तो इस प्रकार से इसको अंजाम दे दिया गया है। नाग मिसाइल की अगर हम बात करें तो नाग मिसाइल का यह अंतिम परीक्षण था, मैं आपको लगातार बता रहा हूं। और साथ ही यह जो मिसाइल है, यह नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो तीसरी पीढ़ी की मिसाइलें भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास होती है, थर्ड जनरेशन है। और इस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि यह मिसाइल सभी मौसमों में और दिन और रात दोनों ही समय, यानी कि हर मौसम और दिन रात किसी भी समय इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। और जब भी इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा उस समय पूरी की पूरी संभावना यही है कि यह मिसाइल पूरी तरह से अपने टारगेट को खत्म करके ही मानेगी, अन्यथा यह मिसाइल मानती नहीं है। इस मिसाइल में खास तौर की बात यह है, और इसके अलावा बात यह भी है कि यह मिसाइल पूरी तरह से आधुनिक तकनीकों से तैयार की गई है, पूरी तरह से आधुनिक तकनीकों से यह लैस है। साथ ही साथ 4 किलोमीटर से लेकर के 7 किलोमीटर की रेंज में यह टारगेट को खत्म कर सकती है, यह इसकी रेंज है। तो यहाँ जब हम यह टॉपिक समझ रहे हैं तो काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। तो इन सभी क्वेश्चनों के साथ साथ हमें इससे जुड़ी हुई जो और इम्पोर्टेंट बातें हैं वह बातें भी समझनी है। जैसे कि कौन सी मिसाइल है, ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ इसका अंतिम परीक्षण किया गया, कब किया गया, तो डेट याद रखनी है, 22 अक्टूबर को हुआ था, पोखरण रेंज में किया गया था। तो यह से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसकी रेंज आपसे पूछ सकता हो तो कोई रेंज याद रखनी है कि 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच की इसकी रेंज है। यह इतनी रेंज पे टारगेट को खत्म कर सकती है। साथ ही साथ इस मिसाइल में एक खास बात यह भी है कि इस मिसाइल को एडवांस पासिंग होमिंग गाइडेड सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। एडवांस पासिंग होमिंग गाइडेड सिस्टम के साथ कभी भी किसी मिसाइल को तैयार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस मिसाइल के अंदर खास बात यह होती है कि वह मिसाइल हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी हासिल कर लेती है, यानी कि बहुत ही तेजी से और कम समय में वह अपने टारगेट्स को खत्म करने की क्षमता रखती है।
यह बहुत ज़्यादा खास बात होती है अपने आप में। यह बात जो है यह सभी मिसाइलों में नहीं होती है। धीरे धीरे जब मिसाइलों को विकसित किया जाता है तब मिसाइलें ये क्षमता प्राप्त करती हैं, उनमें एडवांस्ड पासिंग होमिंग गाइडेड सिस्टम को लगाया जाता है। अगर हम नाग मिसाइल की बात करें तो नाग मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड से टारगेट को हिट करती है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो टारगेट हिटिंग पावर है वह भी बहुत ज़्यादा है। इसकी टारगेट हिटिंग पावर अगर हम समझे तो 230 मीटर प्रति सेकंड है। और अगर हम देखें कि 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक का इसका दायरा है तो 230 मीटर के हिसाब से अगर यह टारगेट कहीं भी हो बहुत ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेगी और कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये अपने टारगेट को ख़त्म भी कर ही देगी। अगर हम इसके अलावा बात करें तो यह जो नाग मिसाइल है, नाग मिसाइल को 1980 के दशक में तैयार किया गया था और 1980 के दशक में तैयार करने के बाद नवंबर 1990 में इसका पहली बार परीक्षण किया था और यह पहली बार वाला सफल परीक्षण था। यानी कि नाग मिसाइल का सबसे पहला सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। उसके बाद जब यह पहला परीक्षण पूरी तरह से सफल हो गया था तब इन्होंने इस मिसाइल को विस्तारित करने का काम किया, इसके विभिन्न क्षेत्रों पर काम किया, इसकी क्षमता विकसित की, इसकी रेंज विकसित की, इसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज डाली और इसको अब आधुनिक क्षमताओं से, आधुनिक तकनीकों से पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया है, जहां यह मिसाइल सभी क्षेत्रों में अपना पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। तो अब इस मिसाइल को पूरी तरह से भारतीय सेना में शामिल कर लिया है और आने वाले समय में यदि कभी भी युद्ध की परिस्थितियां बनती है तो ऐसी स्थिति में इस मिसाइल का प्रयोग करने के लिए भारत अब पूरी तरह से तैयार है। वहीं डीआरडीओ की तरफ से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी बधाइयां दी गई हैं और उन्होंने भी नाग के सफल परीक्षण को बहुत ज़्यादा सराहा है। नाग मिसाइल अगर हम बात करें तो भारत की खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा भारत के पास खैर बहुत सारी मिसाइलें हैं, लगातार काफ़ी समय से काम चल रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम किया है और यह माना जाता है कि उन्होंने सामरिक दृष्टि से भारत में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसके लिए भारत हमेशा ही ऋणी रहेगा। तो इस प्रकार के काम यह डीआरडीओ कर रहा है। वहीं एक चीज़ देखने में यह भी आई है कि पिछले लंबे समय से भारत चाइना का विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से विवाद हमारा रहता ही है और इस दरमियान भारत ने लगातार विभिन्न मिसाइलों पर, टैंकों पर परीक्षण किए हैं और वह सभी सफल भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह इन सभी का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व है और भारत का सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्व है इन चीज़ों को लेकर के। तो चलिए आज इस टॉपिक को अब यहीं ख़त्म करते हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने कर ली है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह टॉपिक जो था इस पर हमने अच्छी तरह से उसको हमने समझ लिया है, इससे जुड़ी हुई बातें हमने जान ली हैं और अब हम यहाँ से प्रश्न सॉल्व करने के लिए एबल हैं। वहीं चलिए दूसरे टॉपिक को ले लेते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है यह है हमारा ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क है लेकिन कुछ अलग बातें हैं। दरअसल क्या हुआ मैं आपको यह बता देता हूँ। आजकल जो मालाबार वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, यह नौसैनिक अभ्यास बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो इसके बहुत ज़्यादा चर्चा में बने होने की वजह से ही यह ब्लू डॉट नेटवर्क भी चर्चा में आया है। क्यों आया है यह भी देखने वाली बात है। दरअसल क्या हुआ था कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में आमंत्रित करने की बात रखी थी। तो अमेरिका की सीनेट की तरफ से संसदीय दलों के जो है वहाँ के संसदीय दलों की तरफ से अब उन्होंने क्या किया है कि वहाँ से मंजूरी मिल गई, यानी कि सीनेट की तरफ से मंजूरी मिली है और उन्होंने भारत के द्वारा लिए गए इस प्रस्ताव की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, अच्छी बात है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। तो जिस प्रकार से भारत की इस मामले में सराहना की गई तो उसी सराहना के बाद भारत को आमंत्रित किया गया कि आप आइए और ब्लू डॉट नेटवर्क में आप शामिल हो जाइए और आप भी अपना योगदान दें। क्योंकि भारत क्या है वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत विकासशील देशों के अंदर सबसे ज्यादा विकसित देश माना जाता है। भारत ने भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं और वर्तमान परिदृश्य के अंदर भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और लगभग अगर हम कुछ देशों को छोड़ दें तो ऐसी स्थिति हम पाते हैं कि पूरी विश्व से ही हमारे सकारात्मक संबंध बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे महत्व में वृद्धि कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही क्या हुआ है कि ब्लू डॉट नेटवर्क में भारत को शामिल करने के लिए बुला लिया गया है। और बात चलिए तो ऐसी स्थिति में अब हम समझते हैं कि ब्लू डॉट नेटवर्क दरअसल है क्या। ब्लू डॉट नेटवर्क जो है यह अमेरिका के नेतृत्व से तैयार किया गया एक साझा समझौता है। यह समझौता किन देशों के बीच में हुआ? यह जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। तो
जापान अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा है, अमेरिका नेतृत्व करता है, तो अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वह इसका नेतृत्व करता है। वहीं इसके अलावा यह जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साझा समझौता बताया जाता है, माना जाता है। तो जापान का बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ऑस्ट्रेलिया का विदेशी मामले और व्यापार विभाग, इनके बीच यह साझा समझौता है। लेकिन साझा समझौता क्यों किया गया, यह भी समझने वाली बात है। यह साझा समझौता किया गया है ताकि वैश्विक अवसंरचना के क्षेत्र में विकास से जुड़े हुए काम हो सके, उनको प्रमाणित किया जा सके, जिससे कि कहीं ना कहीं निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और आपसी व्यापार वाणिज्य में विकास हो, अर्थव्यवस्था ग्रो करे। तो इस प्रकार की चीजों के लिए काम यह किया गया है। तो ऐसी स्थितियों को ध्यान रखना है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ब्लू डॉट नेटवर्क का तो नेतृत्व करता है अमेरिका। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसका नेतृत्व करता है। वही जापान का बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड विदेशी मामले और व्यापार विभाग जो ऑस्ट्रेलिया का, इनके बीच यह साझा समझौता है। इसको किस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था, इसको उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था कि सरकारी और निजी क्षेत्रों के जो निवेशक होते हैं उन लोगों को आमंत्रित किया जा सके, उनको विकास के अवसर सुलभ कराया जा सके और ताकि वह ज्यादा विकास कर सके, इकोनॉमी के ग्रो में पार्टिसिपेट कर सके, जिससे क्या हो, जिससे कि वैश्विक अवसंरचना को बल मिले और वैश्विक अवसंरचना का जो विकास है वह लगातार हो सके, उसको बढ़ावा मिले और उसको बल मिलता रहे और अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है वह चलता रहे। इसका मुख्य कार्य क्या करना है, यह जो नेटवर्क तैयार किया है इन्होंने ब्लू डॉट नेटवर्क का जो मुख्य कार्य है, यह मुख्य कार्य है वैश्विक अवसंरचना सिद्धांतों पर आधारित परियोजनाओं का प्रमाणन करना। यानी कि ऐसी जो भी परियोजनाएं हैं जो वैश्विक अवसंरचना के सिद्धांतों पर आधारित है, तो उन परियोजनाओं को लेकर के प्रमाणित करने का काम ब्लू डॉट नेटवर्क करता है। तो लेकिन इसका जो क्षेत्र है यह वैश्विक नहीं है, कुछ ही देशों को लेकर के अपना काम करता है इस प्रकार से, जो इसके सदस्य इनसे जुड़े हुए हैं। तो वैश्विक अवसंरचना सिद्धांतों पर आधारित परियोजनाओं का प्रमाणन करना है। अब प्रमाणन करने से क्या होगा, प्रमाणन करने से बहुत ज्यादा फायदे होंगे। प्रमाणन करने से किस प्रकार फायदे होंगे, जब यह सर्टिफिकेट इशू कर देगा, प्रमाणन कर देगा, तो ऐसी स्थिति में बाजार चलित पारदर्शी तथा स्थायी विकास परियोजनाओं के लिए मान्य वैश्विक प्रतीक होंगे। यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे काम होते हैं जिनको लेकर के प्रमाणन नहीं हो पाता, प्रतीक नहीं होते, चीजों का पता नहीं होता किस लिए तैयार किए गए हैं और वह किस हद तक सफल है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों पर टैग लगे होते हैं अलग अलग तरह के, तो उस तरह का ही ये एक टैग इशू करते हैं, प्रमाणन इशू करते हैं किस प्रकार का, जिससे कि बाजार चलित यानी कि बाजार के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना विकसित हो सके, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंसी ला सके काम में। ऐसा ना हो कि काम में ट्रांसपेरेंसी ना हो फिर भी काम चलता रहे। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ बाजार की भूमिकाओं को मद्देनजर रखते हुए साथ ही साथ स्थायी विकास की परियोजना के लिए मान्य, ठीक है, जहाँ पे यह भी कोशिश की जा रही है कि जो काम हो वह काम किस प्रकार हो, स्थायी विकास की परियोजना, यानी कि विकास तो हो, विकास की परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिले, लेकिन यह स्थायी रूप से हो, अस्थायी ना हो। तो इन सभी चीजों के लिए मान्य वैश्विक प्रतीक यह इशू करने का काम करते हैं। तो यह मान्य वैश्विक प्रतीक जारी करेंगे। अगर हम बात करें ब्लू डॉट नेटवर्क के स्थापना की, तो ब्लू डॉट नेटवर्क की स्थापना हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यह नवंबर 2019 में ही हुआ था। अगर हम बात करें तो अगले महीने इसका 1 साल पूरा हो जाएगा। अभी हम अक्टूबर 2020 में हैं, तो नवंबर 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी इसकी स्थापना और 35वें आसियान का शिखर सम्मेलन था उस समय। आसियान अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिणी पूर्वी देशों के विकास के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के उत्थान के लिए काम करता है। तो 35वें आसियान शिखर सम्मेलन के अंदर जो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था, वहां पर जब इन देशों की बैठक हुई थी तो ऐसी स्थिति में इन्होंने ब्लू डॉट नेटवर्क की स्थापना की थी, जिसका नेतृत्व करता अमेरिका बना था। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बना था। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह साझा समझौता हुआ था और जापान का बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ऑस्ट्रेलिया का विदेशी मामले और व्यापार विभाग ने यह साझा समझौता किया था, यह इससे जुड़े थे। बाकी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह वैश्विक अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण बल देना ही है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जो हमें इसके अंदर ही डिस्कस करना है। यहाँ पर चाइना जो है, चाइना का अपना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने अपना बना रखा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो अवसंरचना के क्षेत्रों में ही काम करता है, परियोजनाओं के क्षेत्रों में काम करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखने वाली बात है कि यह भी मिल रही है कि जहां इस प्रकार से ब्लू डॉट नेटवर्क का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नेतृत्व चाइना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ब्लू डॉट नेटवर्क को चाइना के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है और यह माना जाता है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ या उसके विरोध में ब्लू डॉट नेटवर्क का उत्थान हुआ है, इसकी उत्पत्ति करके इसका गठन
किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ चाइना भी इनडायरेक्ट रूप से शामिल है, उसको एक प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ देखा जा रहा है और यहाँ एक विरोधाभास इन दोनों ही देशों के बीच में उत्पन्न पुनः हो रहा है। तो यह सभी जो बातें थी यह ब्लू डॉट नेटवर्क से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें थी। काफी सारे प्रश्न बनने की यहाँ संभावना भी है। वहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत को यहाँ आमंत्रित किया गया है और इसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह साझा समझौता किया गया था। समय याद रखिएगा नवंबर 2019 में किया गया था, जब आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन किया गया था। इस टॉपिक से आपको यह बात भी पता लग रही है कि आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन कब किया गया था, तो यह नवंबर 2019 में किया गया था। और आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो यह बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। तो केवल ब्लू डॉट नेटवर्क का टॉपिक ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक जो है जैसे कि आसियान से जुड़ा हुआ है, उसकी 35th समिट से जुड़ा हुआ है, तो यह भी क्लियर हो रहा है। तो यह भी जरूरी है कि हम केवल एक ही पे फोकस ना करें, यदि हम कुछ और भी सीख पा रहे हैं किसी टॉपिक से तो वह भी हम सीखते रहें। आज की क्लास में चलिए अब हम इतना ही करते हैं। आज की क्लास को यहीं हम स्टॉप करते हैं और कल की क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के, जहां हम कुछ नए टॉपिक्स फिर से डिस्कस करेंगे जो हमारी क्लास के लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होंगे। एंड बाकी इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जिससे आप हमारे चैनल बने रहेंगे और आपको हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।